कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई माचिस। श्रीरामपुर नाम के गांव में शिवा और उसकी पत्नी गौरी रहा करती थी। उनको एक 15 साल की लड़की थी जिसका नाम था स्वीटी। उनके घर के बाजू में उसका दोस्त शंकर और उसकी पत्नी जानकी रहा करती थी। उनको भी एक बेटा था जिसका नाम था गणेश। गणेश बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था, मगर उसका खुद पर विश्वास बहुत ही कम था। एक दिन उसके पिताजी और गणेश बाहर घूमने जाते हैं। तभी शंकर गणेश से, बेटे, अगले सप्ताह तुम्हारी परीक्षा है ना? तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है बेटा? बाबा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से पढ़ाई करना बेटा, परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हाँ बाबा, मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। जानकी राह देख रही होगी। हाँ बाबा, चलते हैं। दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन गणेश स्कूल में चला जाता है। गणेश और स्वीटी एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। आज गणेश स्वीटी को सोच में डूबा दिखाई देता है। गणेश, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम्हारा क्लास में ध्यान ही नहीं है। स्वीटी, अगले सप्ताह परीक्षा है। मैं सब कुछ अच्छे से याद कर पाऊंगा या नहीं? तुम कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद आएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, एक काम करो, तुम कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आऊंगी जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। क्या चीज है वो स्वीटी? तुम कल आकर खुद देख लेना, ठीक है? चलो अब क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ चलो। ऐसा कहकर स्वीटी और गणेश क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। उनके स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों भी स्कूल में जल्दी आ जाते हैं। तभी स्वीटी गणेश से कहती है, गणेश देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या लाया है? जल्दी दिखाओ मुझे। स्वीटी ने अपने बैग में से एक माचिस की डिब्बी निकाली और गणेश के हाथों में रख दी। तभी गणेश, ये क्या है स्वीटी? ये तो एक माचिस की डिब्बी है, इसमें कौन सी खास बात है? अरे गणेश, ये कोई आम माचिस की डिब्बी नहीं है, ये एक जादुई माचिस की डिबिया है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। तुम इसे तुम्हारे पास रखो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। सच में स्वीटी? क्या इससे मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी? हाँ जरूर होगी, मगर तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस डब्बी को खोलना नहीं। और दूसरी बात, तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह से मन लगाकर करनी होगी। तुम्हें पता है ना स्वीटी, मैं पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, मगर हमेशा मेरे मन में डर लगा रहता है। हाँ मुझे पता है। आज तुम इसे तुम्हारे साथ लेकर जाओ और कल मुझे स्कूल में वापस कर देना, समझे? ठीक है स्वीटी, चलो अब हम क्लास में जाते हैं। अब स्वीटी और गणेश क्लास में जाते हैं। शाम को स्कूल छूट जाने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद गणेश वो माचिस की डिब्बी अपने पास रखकर पढ़ाई करता है। उस रात वो जल्दी पढ़ाई करके सो जाता है। अगले दिन उसे अच्छी तरह से सब पढ़ा हुआ याद आता है। अगले दिन गणेश स्वीटी को माचिस लौटाने के लिए स्कूल के गेट के पास मिलता है। तभी स्वीटी उसे देखती है और देखते ही उसके पास चली जाती है। अरे गणेश, कैसा रहा तुम्हारा कल का दिन? इस जादुई माचिस की वजह से मेरा कल का दिन बहुत अच्छे से गया। ये लो तुम्हारी जादुई माचिस। स्वीटी गणेश से माचिस लेकर अपने बैग में रख देती है और दोनों क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। 5 दिन बाद उनका एग्जाम होने के कारण गणेश और स्वीटी दोनों भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले गणेश स्वीटी से, स्वीटी, क्या तुम तुम्हारी जादुई माचिस मुझे एक दिन के लिए दोगी? जब वो जादुई माचिस मेरे पास रहती है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगी। मगर तुम्हें पता है ना, इसको खोलना नहीं और तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हाँ मुझे याद है। ऐसा कहने के बाद स्वीटी उसे जादुई माचिस दे देती है और घर चली जाती है। गणेश भी घर जाकर माचिस एक जगह रखकर अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता है। अगले दिन गणेश पेपर बहुत अच्छे से देता है और गणेश स्वीटी को मिलने के लिए क्लास के बाहर रुकता है। थोड़ी देर बाद स्वीटी वहाँ आ जाती है। स्वीटी, मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा गया है। ये सब इस जादुई माचिस की वजह से हुआ है। ये लो तुम्हारी जादुई माचिस। और हाँ, मुझे जादुई माचिस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तुम्हारा पेपर अच्छा गया, इसका मतलब तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। चलो अब बाकी के पेपर की भी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। हाँ स्वीटी, चलो अगले पेपर की तैयारी करेंगे। ऐसे दोनों बातें करते करते घर चले जाते हैं और घर जाकर अगले पेपर की तैयारी करते हैं। अब दोनों के पेपर खत्म हो जाते हैं और 1 महीने बाद उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है। दोनों भी स्कूल में अव्वल नंबर से पास होते हैं। स्कूल में गणेश का पहला नंबर आता है और स्वीटी का दूसरा नंबर आता है। तभी स्कूल के टीचर गणेश को फूल देकर सत्कार करते हैं। गणेश के साथ स्वीटी का भी सत्कार होता है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और गणेश स्वीटी से कहता है, स्वीटी, तुम्हारी माचिस की वजह से आज मेरा पहला नंबर आया है। ऐसा कुछ नहीं है गणेश, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। ये सब उस जादुई माचिस की वजह से ही हुआ है स्वीटी, तुम्हें तो सब पता है। गणेश, अब मैं तुम्हें जो भी बात बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो माचिस दिखाई थी ना, वो कोई जादुई माचिस नहीं है, वो एक साधारण माचिस है। तुम्हारे मन में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला था। ये देखो, ये एक साधारण माचिस है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है गणेश। मैंने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद करने के लिए ये सब किया था। क्या कह रही हो तुम? क्या ये जादुई माचिस नहीं है? नहीं, ये जादुई माचिस नहीं है। ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने खुद पर विश्वास रखकर पढ़ाई की और उसका फल तुम्हें मिला है। क्या ये मैंने खुद किया है? हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मैंने मेरा आत्मविश्वास पाया है। अब मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ गणेश, अब तुम्हें ऐसे कोई माचिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। गणेश बहुत खुश हो जाता है और स्वीटी वो माचिस अपने बैग में रख देती है। अब गणेश हमेशा खुद पर विश्वास रखकर पढ़ाई करता है और सफल होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वह राह है। माधवगढ़ नाम के गांव में चंदन नाम का एक मटके वाला रहता था। उसकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी, जिसकी लड़की थी राधा। चंदन ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी निर्मला की बेटी थी नेहा। निर्मला की जब शादी हुई, वो राधा से सौतेला व्यवहार करने लगी। वो उसे घर का सारा काम करने बोलती और कभी कभार उसे रात को भूखे पेट ही रखती थी। जब चंदन मटके बेचकर आता तो निर्मला काम करने लग जाती और उसे झूठा दिखावा करती। राधा का शांत स्वभाव होने के कारण उसकी माँ उसके इस स्वभाव का फायदा उठाती थी। अब निर्मला उसे बहुत सारा काम बताती और खाने में रूखा सूखा दिया करती थी। एक दिन निर्मला बाजार से बहुत सारे फल खरीद कर लाती है। वो खुद उसमें से सारे फल खा लेती है और बचे कुचे अनार राधा को देती है। ए राधा, ये ले अनार खा ले, नहीं तो बोलेगी कि माँ कुछ भी खाने को नहीं देती। नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों बोलूं? हाँ, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। राधा वो अनार लेकर चली जाती है और अपने घर के बगीचे में बैठकर खाने लगती है। कुछ अनार वो खा लेती है और कुछ अनार के दाने नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो उदास होकर वहां बैठकर रोने लगती है। 8 दिनों बाद आंगन में एक छोटा सा पौधा उग जाता है। अब उसे देख राधा बहुत खुश हो जाती है। राधा उस पौधे का प्रतिदिन ख्याल रखती थी और घर के काम भी किया करती थी। एक दिन उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए वो घर पर ही आराम करने लगते हैं। अब घर में कमाने का कोई जरिया नहीं रहता और इसी के कारण निर्मला घर में हमेशा झगड़े करने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर चंदन के ठीक होने की कोई संभावना नहीं दिखती। अब निर्मला तंग होकर नेहा को लेकर अपने मायके चली जाती है। राधा अपने पिताजी चंदन का अच्छे से ख्याल रखती है, मगर घर में अब अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। वो अब घर के पीछे के बाग में जाकर रोने लगती है। तभी अचानक, राधा, राधा। कौन है? ये आवाज किसकी है? राधा, मैं हूँ, अनार का पेड़ जिसे तुमने लगाया है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ राधा, मैं जादुई अनार का पेड़ हूँ जिसे तुमने बनाया है। राधा, रोना बंद करो और क्या समस्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम मुझे अपनी समस्या तो बताओ, फिर देखो कमाल। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और सौतेली माँ भी घर छोड़ के चली गई है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं खाना और पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? ऐसा कह के राधा फिर से रोने लगी। तभी अनार के पेड़ पर बहुत सारे अनार लग जाते हैं। वो इतने सुंदर होते हैं कि वो देखती ही रह जाती है। अब वो जादुई अनार का पेड़ बोलता है, राधा, मेरे पेड़ की टहनियां नीचे करके सारे अनार तोड़ लो और बाजार जाकर बेच आओ। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे तुम खाना और दवाइयाँ खरीदना। पेड़ के कहे अनुसार राधा अब सारे अनार निकाल लेती है
और उन्हें एक टोकरी में डालकर बाजार में बेचने के लिए बैठती है। अनार कैसे दिए? 50 रुपए किलो। सिर्फ 50 रुपए? 2 किलो दे दीजिए। देखते ही देखते उसके सारे अनार बिक जाते हैं और वो जल्द ही घर लौट आती है। घर जाते समय वो अपने पिताजी को दवाई और कुछ खाने का सामान लेकर जाती है। खुशी खुशी अपने पिताजी को भरपेट खाना खिलाकर दवाई देती है। बाद में उस पेड़ का शुक्रिया करने के लिए वो अपने घर के पीछे वाली बाग में जाती है। तभी उसे वो पेड़ फिर से अनार से भरा हुआ नजर आता है। हे जादुई पेड़, तुम्हारा धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हमने इतने दिनों के बाद भरपेट खाना खाया। आज से तुम हर रोज पेड़ से अनार निकालकर बेचना, तुम्हें कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। अब राधा रोज सुबह अनार के पेड़ से अनार निकालती और बाजार में जाकर बेचती। राधा अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कर पाने की वजह से बहुत खुश थी। पिताजी की तबीयत में अब सुधार आने लगा। वे कुछ ही दिनों में ठीक हो गए और अपना मटके बनाने का कारोबार फिर से शुरू कर दिया। अब राधा भी उन्हें मदद कर दिया करती थी। धीरे धीरे राधा अनार बेचकर बहुत अमीर बन गई। अब उनके पास सब कुछ था। राधा ने गांव में एक दुकान खरीद ली जिसमें वो और उसके पिताजी अपना कारोबार किया करते थे। एक दिन राधा की दुकान पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला इंसान बाहर आया। ये सारे अनार कितने के दिए? 200 रुपए में। आपको सब चाहिए? हाँ, सब दे दो। वो नौजवान राधा की सुंदरता को निहारता ही रहता है और अनार लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन निर्मला अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है। चंदन उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। निर्मला अपने किए पे पश्चाताप में आंसू बहाती है। राधा के कहने पर चंदन उसे माफ कर देता है। उसी दिन उनके घर में वो बड़ी गाड़ी वाला नौजवान आता है और नमस्ते, मेरा नाम सुशील है। मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इसी शहर में रहता हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आया हूँ। हाँ, मगर आपके माँ पिताजी को तो साथ ले आते, उनसे बात करके आगे की बात बढ़ाते। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं, आप एक बार राधा से पूछ लीजिए उसको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। बेटी राधा, जरा बाहर आओ। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? राधा शर्माकर घर के अंदर चली जाती है। जल्द ही उन दोनों की शादी होती है। राधा उस जादुई पेड़ के पास आती है और उसे कहती है, हे जादुई अनार के पेड़, आज तक तुमने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी मेरे पिताजी का भी मेरी तरह ही ख्याल रखना। तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। ऐसा कह के राधा अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अंत में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। राधापुर नाम के गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसकी माँ शांति और पिताजी राघव रहा करते थे। सारा परिवार राघव पर ही निर्भर था। उनका बेटा राम कुछ भी काम नहीं करता था। राम, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। एक तो तुम पढ़ाई नहीं करते और कोई काम भी करने से कतराते हो। ऐसे कैसे चलेगा? पिताजी, मैं काम करूंगा मगर पढ़ाई नहीं करूंगा। शांति, सुन रही हो? तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? राम, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे तुम्हारे पिताजी के मन को ठेस पहुंचे? माँ, मैंने अब क्या किया? उसका ये आलसी स्वभाव देखकर उसके माँ बाप ने उसे सबक सिखाने की सोची। राम, अगर तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते तो ठीक है, कम से कम काम तो किया करो। अब इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना? नहीं। अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। पिताजी जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। राम सोचते हुए घर से बाहर निकल जाता है। अब मैं क्या करूं जिससे पैसे कमा सकूं? वो जंगल के रास्ते चलने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे वहां एक बहुत बड़ा गुलाब के फूलों का बगीचा दिखाई देता है। उन फूलों को देखकर वो मोहित होकर वहां चला जाता है। तभी उसे वहां से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ, बचाओ, मैं मर जाऊंगा। कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। कौन है? राम को एक आदमी पैर पकड़े हुए दिखाई देता है। क्या हुआ है बाबा आपको? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बेटा, मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काट लिया है, मुझे अस्पताल लेकर जाओ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको अस्पताल लेकर जाता हूँ, जरा धीरज रखो। राम उस आदमी को अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। उसे अस्पताल में एडमिट करवा के घर की ओर निकलता है। तभी उसे अपने माँ और पिताजी की बातें याद आती है कि अगर पैसे नहीं कमाए तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैंने आज कुछ पैसे नहीं कमाए और कोई काम भी नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? घर लौटते समय वो उसी बाग के पास गया जहाँ पर बहुत सारे गुलाब लगे हुए थे। उस बाग का मालिक भी उस बाग में खड़ा था। राम उसके पास गया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए?
जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ के एक माली को सांप ने काट लिया। मैं उसे अस्पताल लेकर गया और अब वापस घर जा रहा हूँ। क्या माली को सांप ने काट लिया? अब मेरा काम कैसे होगा? कौन करेगा मेरा काम? जी आपको कोई आपत्ति ना हो तो ये काम मैं करूँ? हाँ तुम कर सकते हो, मगर दिन के सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे और काम भी अच्छा होना चाहिए। जी साहब चलेगा। इस बाग की अच्छे तरह से देखभाल करनी पड़ती है जिससे बाग फैले फूले, समझे? अगर कुछ कमी नजर आई तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जी साहब चलेगा। राम घर चला आता है और ये खुशखबर अपने माँ और पिताजी से कहता है। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कुछ तो काम कर लिया। राम मन लगाकर काम करना, ठीक है? जी पिताजी। अगले दिन से राम उस बाग में काम करने लगा। उसने वहां के सारे कामों को अच्छी तरह से समझ लिया। उसकी कड़ी मेहनत देखकर वहां का मालिक उस पर बहुत खुश था। उसने राम की तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब राम उस बाग की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। उसने एक गुलाब का पौधा लगाया था। कुछ दिनों बाद वो गुलाब का पौधा बड़ा हुआ, मगर उसका रंग बहुत ही अजीब था। ये कैसा अजीब पौधा है? जैसा भी है, देखते हैं इसको कैसा फूल आता है। राम बाग में लगाए गए बाकी पौधों की तरह ही उस पौधे की भी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो गया और उस पर एक फूल आया। वो फूल भी बड़े अजीब रंग का था। राम को वो फूल बहुत पसंद आया। अब वो ज्यादा से ज्यादा समय उसी पौधे के पास बिताने लगा। उस दिन काम खत्म करके वो अपने घर आया। अगली सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो उसके पिताजी की तबीयत एकदम से खराब हो गई। उन्हें अचानक चक्कर आने लगा। राम उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर गया। राम बेटा क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को? मुझे डॉक्टर साहब से बात करने दो माँ, बाद में बताता हूँ। अब राम डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे पिताजी को? राम तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। हमें जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम काउंटर पर जाकर 1 लाख रुपए जमा कर दो। डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकता। कुछ कम नहीं हो सकते क्या? अरे ये तो मैंने सिर्फ पहली अमाउंट बताई है, और भी खर्चा बाकी है। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? लगभग 4 से 5 लाख तक आ जाएगा। ऐसा बोल के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राम बहुत चिंता में डूब जाता है। उसके पास उतने पैसे ना होने के कारण वो बहुत परेशान हो गया। अरे बेटा क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को, बताओ ना। अरे माँ पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं आता हूँ माँ, तुम पिताजी के पास रुको। हाँ बेटा। अब राम वहाँ से निकलकर उस बाग के मालिक के पास जाता है। क्या हुआ है राम, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मालिक मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की मदद चाहिए? मालिक मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, आज के आज ही अस्पताल में भरने हैं। दोगे ना मालिक? मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। जी मालिक। अब राम गहरी सोच में डूब गया कि आगे क्या किया जाए। उसके पिता के ऑपरेशन का खर्चा वो नहीं निकाल सकता था। ऐसे ही सोचते सोचते वो उस पौधे के पास आकर बैठ गया और वहां बैठकर रोने लगा। तभी उसे वहां से आवाज आई, राम, हे राम, मैं हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? अरे राम, मैं वो अजीब दिखने वाला फूल हूँ, इधर देखो। राम उस फूल की ओर अचरज से देखता है। क्या आप बोल सकते हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई फूल हूँ। क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे रो क्यों रहे हो? हे जादुई फूल, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँ? राम अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या आप मेरी सच में मदद करोगे? फूल अपनी जादू से राम को खूब सारे पैसे देता है। राम वो पैसे लेकर बहुत खुश होता है और सीधे अस्पताल जाता है। अस्पताल जाकर वो अपने पिताजी का इलाज करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राम अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवाता है। पिताजी ठीक हो जाते हैं और अब राम उन्हें लेकर अपने घर आता है। राम बेटा, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया तुमने? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ राम, इतने सारे पैसे तुमने कहाँ से लाए? अब राम अपने पिताजी और माँ को उस जादुई फूल की सारी कहानी बताता है। राम, सच में ये सब भगवान की कृपा है, इसीलिए हम इतने कठिन समय का सामना कर सके। हाँ माँ। अब राम उस बाग में जाता है और उस फूल से कहता है, हे जादुई फूल, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे घर आओगे? हम सब तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। राम, मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हारे घर ले जाना, ठीक है? जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन राम सुबह उठ के ही उस जादुई फूल को अपने घर ले आता है। उसे अपने घर के आंगन में लगा देता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है।
अब उस फूल के आशीर्वाद से राम और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती और इसी के साथ राम अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी मदद करने लगता है।